This is lecture 7 on properties of fluids and today's topic is surface tension and surface energy. अब ट्रिकी टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विड सर्फेसिस की. तो देखो लिक्विड सर्फेस में व्हेन लिक्विड्स आर पोर्ड इन एनी कंटेनर दे टेक शेप ऑफ दैट कंटेनर एंड अक्वायर अ फ्री सर्फेस. फ्री सर्फेस क्या होता है? फ्री सर्फेस जैसे आपने कंटेनर में डाला तो जो नीचे के पार्टिकल्स हैं वो तो नॉर्मल पार्टिकल्स है, लेकिन जो सरफेस पे रहेंगे, ठीक है, इस जो सरफेस है इसको बोलते हैं फ्री सरफेस. ये फ्री सरफेस क्यों है ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है. तो कुछ पार्टिकल्स फ्री सरफेस पे रहते हैं. तो ये जो पार्टिकल्स हैं फ्री सरफेस पे, इनके पास एडिशनल एनर्जी होती है. इनके पास क्या होती है? एडिशनल एनर्जी. ये जो एडिशनल एनर्जी होती है यही होती है सरफेस एनर्जी. मतलब सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं उनके पास जो एक्सेस एनर्जी है दैट एनर्जी इज नोन एज सरफेस एनर्जी. ये एनर्जी क्यों होती है वो आपको अभी समझ आ जाएगा, बट दिस इज द डेफिनेशन. ऑलराइट, तो देखो होता क्या है, अगर कोई पार्टिकल, मतलब ये जो एक्सेस एनर्जी मैं दो कॉन्सेप्ट से समझाऊंगी, कोई भी एक समझ आ जाए वेरी गुड. अब आपके पास दो तरीके के पार्टिकल्स होंगे, एक होगा अंदर, एक होगा सरफेस पे. मैं पहले अंदर के पार्टिकल की बात करती हूँ. अंदर के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा बाकी पार्टिकल से, ठीक है, बाकी पार्टिकल्स के साथ रहना चाह रहा होगा, तो देयर विल बी अट्रैक्शन फ्रॉम ऑल द साइड्स. ओके, तो जो नेट फोर्स इस पे होगा दैट विल बी जीरो. ओके, दैट विल बी जीरो, मतलब ये अभी स्टेबल पोजिशन पे है. बट फॉर द पार्टिकल विच इज ऑन द सर्फेस, सपोज दिस इज ऑन द सर्फेस, तो इसका आधा पार्ट अंदर है, आधा पार्ट बाहर है. ओके, तो अब ये इतना पार्ट तो इसका अट्रैक्ट हो रहा होगा नीचे, बाकी ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी इतने पार्ट पे. समझ आ गई बात? तो जो नीचे फोर्सेस लग रही हैं, जीरो तो हो नहीं रही, नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, इसका मतलब है दिस पार्टिकल वांट्स टू गो इनसाइड द कंटेनर, ठीक है, बट इट कैन नॉट गो क्योंकि बाकी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उनकी जगह ले नहीं सकता. समझ आई बात? इसका मतलब देयर इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल, जिसकी वजह से वो नीचे जाना चाह रहा है बट जा नहीं पा रहा है. तो इसके पास क्या है? एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसको ये खर्च करके, जिसको ये यूज करके स्टेबल होना चाह रहा है बट हो नहीं पा रहा है. समझ आया? इसके पास एक्सेस एनर्जी क्यों है? बिकॉज एक फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, उसकी वजह से इसके पास एक्सेस एनर्जी है, बट इसका ये कुछ कर नहीं पा रहा है. ओके, तो क्या कंक्लूड किया? जो पार्टिकल्स इनसाइड द कंटेनर हैं उनके पास कोई एक्सेस एनर्जी नहीं है. नॉर्मल एनर्जी जो होती है, जो बाहर के पार्टिकल है यानी फ्री सर्फेस पे, उनके पास एक्सेस एनर्जी है. ऑलराइट, इसको हम एक और कॉन्सेप्ट से समझते हैं जो बुक में है. सरफेस एनर्जी, पहले डेफिनेशन देख लो. इट इज द एक्सेस एनर्जी एग्जिबिटेड बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस कंपेयर्ड टू दोज इनसाइड द लिक्विड. ऑलराइट, liquid molecules at the surface have greater energy as compared to molecules inside it. This is what we discussed. Okay, so we'll be considering two cases like in the manner we considered it. First is molecule inside the liquid. Molecule inside will be attracted by several molecules in all the direction. As a result, this attraction will bind all the molecules together. This results in negative potential energy of the molecule as it binds the molecule. तो ये जो हर चीज़, ये जो पार्टिकल है अट्रैक्ट हो रहा है ना हर जगह से, तो इसके पास एक बाइंडिंग एनर्जी है. वो बाइंडिंग एनर्जी किस तरीके से स्टोर्ड है? उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और वो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है. किसी भी चीज़ जो स्टेबल कंडीशन में है उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है. ठीक है, टू सेपरेट दिस मॉलिक्यूल ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम पोटेंशियल एनर्जी. ये बात तो क्लियर है, अगर किसी अंदर के मॉलिक्यूल को आपको बाहर निकालना है तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी है. ठीक है, तो अब सेकेंड केस क्या है? व्हेन मॉलिक्यूल इज एट द सरफेस. अगर वो सरफेस पे है तो उसके पास उसको आधे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जितने पहले कर रहे थे उसके आधे. तो इसकी जो पोटेंशियल होगी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, वो भी आधी होगी. मतलब केस वन में अगर सपोज उसके पास -x है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -x/2. अब ज़्यादा किसके पास एनर्जी होगी? ऑब्वियसली ये ना नेगेटिव में, तो ज़्यादा होगी. क्लियर है? तो ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव की वजह से क्या है? इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, एंड दिस इज द एक्सेस एनर्जी विच इज नोन एज सरफेस एनर्जी. ऑलराइट, तो सरफेस एनर्जी समझ आ गया. सरफेस एनर्जी फॉर टू फ्लूइड्स इन कॉन्टैक्ट. अब ध्यान से समझना, सरफेस एनर्जी कम होती है अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ टू फ्लूइड्स अट्रैक्ट. अगर कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही है तो उसकी सरफेस एनर्जी कम होती है, अगर कोई चीज़ रिपेल कर रही है तो उसकी सरफेस एनर्जी ज़्यादा होती है. ये याद कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सरफेस टेंशन. वेरी इंपॉर्टेंट. सरफेस टेंशन क्या होता है? तो इसका एक एग्जाम्पल लो.
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक पतला सा पिन यहाँ पे रखा है, स्टील का पिन, ठीक है, ये क्या करता है, फ्लोट करता है, ये नीचे नहीं जाता है। जबकि हम किस चीज़ पे बात करते थे कि कोई चीज़ फ्लोट करेगी, सिंक, आर्किमिडीज प्रिंसिपल था, डेंसिटी की बात करते थे, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ऊपर रहेगा ऑब्जेक्ट, ज़्यादा होगी तो वो डिप कर जाएगा, अदरवाइज वो फ्लोट करेगा, ठीक है। जबकि इसकी जो स्टील है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा, लेकिन ये डिप नहीं कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है। ये किस वजह से, ये किस वजह से, ठीक है। तो देखो, जो ये थियोरम था, जो ये लॉ था, वो कब एप्लीकेबल है, वो है जब आपकी जो बॉडी है इट इज़ आइदर पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर। अभी ये फ्री सरफेस पे ऊपर है, फ्री सरफेस पे, तो ऊपर है ना सरफेस टेंशन लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, सरफेस टेंशन। इसकी वजह से जो टेंशन है वो ऊपर की साइड लग रहा है, इसका वेट नीचे की साइड लग रहा है और ये बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर आप इसका वेट अगर बढ़ा दोगे, ज़्यादा मास वाला कुछ चीज़ ले लोगे तो ऑब्वियसली वो डिप कर जाएगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, सरफेस है। तो उसका रीज़न क्या है, जो आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, सरफेस एनर्जी क्या, जितना ज़्यादा सरफेस होगा बाहर उतनी ज़्यादा उस पर एनर्जी लगेगी। हर चीज़ को स्टेबल होना है, और वो स्टेबल कब होगी, जब उसकी एनर्जी कम होगी। तो एवरीथिंग इज ट्राइंग टू अटेन स्टेबिलिटी एंड दैट विल हैपन अगर उसका सरफेस एरिया कम हो जाए, ठीक है। जो सरफेस एरिया होगा उतनी सरफेस एनर्जी लगेगी। तो जो ऐसा शेप है जिसकी सरफेस एरिया सबसे कम होता है, दैट इज अ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, इसलिए क्या हो रहा है, जो ऊपर के पार्टिकल्स हैं, जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं, ईच पार्टिकल इज ट्राइंग टू अटेन अ स्फेरिकल शेप। तो ये जो भी पार्टिकल्स है वो पूरा एक स्फीयर बनना चाह रहे हैं, एक स्फीयर। तो हर तरफ से ना अट्रैक्शन होता है, हर तरफ से अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगने लगती हैं, उस फोर्स की वजह से सरफेस पे टेंशन जनरेट होता है, ठीक है। टेंशन मतलब ऐसा लगता है कोई आपको चीज़ खींच रही है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैम्पोलिन में क्या होता है कि अगर आप उस पर कूदते हो तो आप ऐसे नीचे नहीं धंस जाते हो, आप जंप करते हो, क्योंकि वहाँ पर टेंशन है। तो आप जो लिक्विड सरफेस है, फ्री सरफेस, इससे कंपेयर कर सकते हो ट्रैम्पोलिन से, ऑलराइट। तो देखो, ये तो था इसका मीनिंग। अब डेफिनेशन और फॉर्मूला पे आते हैं। It is a property of liquid surface which arises due to the fact that surface molecules have extra energy. सरफेस एनर्जी की वजह से ही सरफेस टेंशन आता है, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या, एक अलग से फोर्स फील होती है सरफेस पे, दैट इज इट, ठीक है। फोर्स पर लेंथ है जो फील होती है ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ओके। अब इसको डिफाइन दो तरीके से कर सकते हो। इट इज़ आइदर सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, मतलब या तो सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया करो, वो भी आपको सरफेस टेंशन देगा जिसका सिंबल इज एस, या फिर फोर्स अपॉन लेंथ कर दो, ठीक है। दोनों सही है। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स कौन सी होगी, ये याद रखना। ये फोर्स वो है जो पार्टिकल को खींच रही है, ये फोर्स वो है जो पार्टिकल को खींच रही है ताकि उसका सरफेस एरिया कम हो जाए। ये जो फोर्स लगती है हमेशा टेंजेंशियली लगती है, हमेशा क्या लगती है, टेंजेंशियली, ओके। तो जब हम लिखते हैं फोर्स अपॉन लेंथ, इसका फॉर्मूला है द फोर्स इज एक्टिंग टेंजेंशियल, ओके। अब हम इसका प्रूफ करते हैं कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। तो मैथमेटिकली कैसे करेंगे, कंसिडर अ केस इन विच लिक्विड इज इनक्लोज्ड इन अ मूवेबल बार। ऐसे एक लिक्विड फिल्म है, लिक्विड फिल्म बन रही है, ये एक स्लैब है, वहाँ पर क्या है, सोप है। तो सोप की वजह से आपको पता है एक फिल्म बन जाती है, ठीक है। अब आप ये जो बार है वो मूवेबल है, तो जब आपने इसको एक्सटेंड किया d डिस्टेंस से, तो ये फिल्म भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। पहले क्या था, L था, ये लेंथ d था, सॉरी ये L था और ये कुछ इसकी लेंथ ब्रेड जो भी थी। अब आपने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया तो जो इंक्रीज हुआ है दैट इज d, जो इंक्रीज हुआ है दैट इज d, ओके। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया d इंटू एल हुआ, ठीक है। अब ये जो लिक्विड है इसके दो फेसेस होंगे ना, दो फेस, ठीक है, दो फेस होंगे, एक आगे का एक पीछे का, ऑलराइट। तो जो एरिया इंक्रीज होगा उसको 2 इंटू डी एल कर दूँ। फॉर जैसे जो फिल्म है आपकी, वो ऐसा नहीं कि एकदम प्लेन है, उसकी थिकनेस होगी, बहुत ही हल्की सी थिकनेस होगी, नेग्लिजिबल होगी, बट होगी तो सही ना। तो अगर इस साइड का एरिया इंक्रीज कर रहा है डीएल से, तो दूसरा जो सरफेस है वहाँ पे भी तो इंक्रीज करेगा। एक ऐसे क्यूबॉइड मान लो जिसकी हाइट इज नेग्लिजिबल, ठीक है। तो जो दो सरफेसेस होंगे, एक का इंक्रीमेंट d इंटू एल है तो दो का इंक्रीमेंट 2 इंटू डी एल होगा, ठीक है। अब देखो ये इंक्रीज किया जो आपने एरिया, उस पर कुछ काम किया गया होगा। सो वर्क डन फॉर दिस चेंज वुड बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डी डिस्प्लेसमेंट हुआ। कैसे हुआ डी डिस्प्लेसमेंट, ये आपने फिल्म ली थी ना, इसको आपने कितना स्ट्रेच किया, डी इंक्रीज किया,
ठीक है, डी इंक्रीज किया है तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज डी, तो वर्क डन कितना आ गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो जो मेन फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन का वो होता है सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया, तो ये हमने यूज़ किया। हम इससे दूसरा फॉर्मूला निकाल रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला, दैट सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, वो निकाल रहे हैं यूजिंग द फर्स्ट फॉर्मूला। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया, तो हम लिख सकते हैं सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। तो सरफेस टेंशन तो एस इसका सिंबल है और एरिया कितना हो गया 2dl, 2dl अभी तो निकाला जो इंक्रीज इन द एरिया था, ठीक है। नाउ दिस सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, एनर्जी और वर्क आपने ऊपर निकाल दिया, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला अभी आपने निकाल दिया, दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होंगे, ठीक है। तो F इंटू डी कितना हो गया, S इंटू 2dl, तो यहाँ से आपका सरफेस टेंशन कितना आ गया, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। ओके, सो दिस क्वांटिटी S इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सरफेस टेंशन। ऑलराइट, तो दो फॉर्मूला ये हमने यूज किया, ये हमने निकाला है, याद रखना। अब जो सरफेस टेंशन है और यहाँ सरफेस एनर्जी है, उससे कंक्लूजन क्या निकलता है, मतलब बेसिकली क्या निकलता है आपका कि एप्लीकेशन कहाँ पर है। तो देखो इस एप्लीकेशन आता है कि कोई चीज़ किसी पे स्टिक करेगी कि नहीं करेगी, कोई चीज़ किसी पे स्टिक करेगी कि नहीं करेगी। ओके, सो अ फ्लूइड विल स्टिक टू अ सॉलिड सरफेस इफ सरफेस एनर्जी बिटवीन फ्लूइड एंड सॉलिड इज स्मॉलर। हर चीज़ अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहती है, मतलब अपना सरफेस एनर्जी क्या करना चाहती है, कम करना चाहती है। इज दिस क्लियर? तो अगर ये आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है, ये इससे कब स्टिक करेगा, जब इन दोनों के बीच की सरफेस एनर्जी कम होगी तभी स्टिक करेगा। किससे कम होगी, देखो एक तो ये जो लिक्विड है वो एयर के कांटेक्ट में और जो सॉलिड है वो भी एयर के कांटेक्ट में, तो यहाँ पे भी सरफेस एनर्जीज लग रही होंगी, ठीक है। तो कब स्टिक करेगा, जब सॉलिड और फ्लूइड के बीच की सरफेस एनर्जी वुड बी लेस, सॉरी सरफेस टेंशन वुड बी लेस देन सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड एंड एयर प्लस सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड एंड एयर। समझ आ गया? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई डज वाटर स्टिक टू द ग्लास बट मर्क्यूरी डजंट, अगर वाटर स्टिक कर रहा है ग्लास पे, इसका मतलब है सरफेस एनर्जी ऑफ वाटर एंड ग्लास वुड बी लेस देन सरफेस एनर्जी ऑफ वाटर एयर एंड प्लस सरफेस एनर्जी ऑफ ग्लास एंड एयर, ठीक है। लेकिन मर्क्यूरी के केस में ज़्यादा होगा इसलिए स्टिक नहीं कर रहा होगा। ओके, नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ डिटर्जेंट्स। तो जो वर्किंग ऑफ डिटर्जेंट्स है वो भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। देखो, वॉशिंग अलोन विद वाटर कैन रिमूव सम ऑफ द डर्ट बट इट डज नॉट रिमूव द ग्रीस स्टेन्स, दिस वी आर वेल अवेयर ऑफ। दिस इज बिकॉज वाटर डजंट वेट ग्रीसी डर्ट। जो वाटर है वो ग्रीसी डर्ट आपका सॉलिड है, वाटर अगर ये दोनों स्टिक कर जाते तो रिमूव हो जाता, पानी के साथ वो ग्रीसी डर्ट निकल जाता। बट दिक्कत क्या है कि वाटर और ग्रीसी डर्ट आपस में बॉन्ड नहीं करते, इसकी वजह से नॉर्मल पानी से आप कपड़े नहीं धो सकते हो। समझ आ गई बात? तो जो डिटर्जेंट हम यूज़ कर रहे हैं, डिटर्जेंट एक्चुअली ये मीडियम का काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है डर्ट पार्टिकल को स्टिक होने में, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स लुक लाइक हेयर पिन शेप। इस तरीके से एक हेयर पिन है, उसकी शेप का होता है। When we add detergents to the water, one end stick to the water and other to the dirt. तो ये एक एंड पे वाटर आ जाता है, एक एंड पे क्या आ जाता है, डर्ट आ जाता है, ठीक है। As a result, dirt is getting attracted to the detergent molecule and they get detached from the clothes and are suspended in the water. क्लियर है ये चीज़? तो पहले स्टिक नहीं कर रहे थे, बट जैसे ही आपने डिटर्जेंट डाला तो एक एंड वाटर के साथ स्टिक कर गया और दूसरा एंड ग्रीसी डर्ट के साथ। तो जो ग्रीसी डर्ट है वो कपड़े से जाकर हेयर पिन की तरफ या फिर डिटर्जेंट की तरफ अट्रैक्ट हो गई, तो डिटैच हो गई, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ डिटर्जेंट्स। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इंपॉर्टेंट क्या है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? इट इज द एंगल एट विच अ लिक्विड इंटरफेस मीट्स अ सॉलिड सर्फेस। लिक्विड जब सॉलिड को मिलता है, ठीक है, जहाँ वहाँ पर जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट इंटरफेसेस ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। हर सॉलिड और लिक्विड पेयर के लिए ये चीज़ अलग आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपने देखा है कि अगर आप पत्तों के ऊपर देखते हो तो स्फेयर ऐसे बन जाता है, पानी अगर डालो तो स्फेरिकल शेप ले लेता है, बट अगर आप पेपर पे पानी डालते हो तो कोई स्फेरिकल शेप नहीं लेता, वो ऐसे फैलने लगता है, या फिर कभी कभी लीव्स पे भी फैलने लगता है, ठीक है। तो बेसिकली पहले तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है वो देखो। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है ये, जहाँ पर ये मीट कर रहे हैं ना,
यहाँ से लेकर इसका एंगल, ये जो आपका लिक्विड था उसके टेंजेंट पे आप एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। ये दोनों जहाँ पर मीट करें दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इस केस में क्या होगा, ये आपका लिक्विड है तो इसमें जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से जाएगा, ये इसका इंटरफेस, ये एंगल इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कोई चीज़ स्फेरिकल शेप लेना चाहेगी या नहीं लेना चाहेगी वो किस पे डिपेंड करता है, वो दो फोर्सेस पे डिपेंड करता है, वन इज अडहेसिव एंड अदर इज कोहेसिव। अडहेसिव फोर्स या अडहेशन, कोहेसिव फोर्स या कोहेशन। क्या होता है, अडहेसिव का मतलब है दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में फोर्स, दो डिफरेंट चीज़ों के बीच की अट्रैक्टिव फोर्स, और कोहेसिव का मतलब है दो सेम चीज़ों के बीच की अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। अडहेसिव मतलब डिफरेंट एंड कोहेसिव मतलब सेम, ऑलराइट। तो अब देखो अगर सपोज इधर इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपकी अडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा है। अडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा है का मतलब डिफरेंट चीज़ों के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है। ये आपका सॉलिड था, ये आपका लिक्विड है, इनके बीच की अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा है, इसलिए जो पानी है या लिक्विड है ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड के कांटेक्ट में आना चाहता है, ठीक है। जबकि इस केस में कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा है। कोहेसिव मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल के या लिक्विड के आपस की जो फोर्सेस है वो ज़्यादा है, इसलिए ये सॉलिड के कम से कम कांटेक्ट में रहना चाहता है। समझ आ गई बात? तो कोहेसिव और अडहेसिव समझ आ गया, ऑलराइट। Now, if the angle of contact that is theta is obtuse, the droplet would be formed. ठीक है, थीटा अगर ऑब्ट्यूस है, ये देखो ऑब्ट्यूस आया तो ड्रॉपलेट फॉर्म होगी, और अगर अक्यूट आया तो ड्रॉपलेट फॉर्म नहीं होगी। और इसका रीजन क्या होता है, अडहेशन एंड कोहेशन। अडहेशन अगर ज़्यादा होगा तो इस तरीके से केस होगा, कोहेशन ज़्यादा होगा तो इस तरीके से केस होगा, ठीक है। सो अगेन अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर ही लिया था, ड्रॉप्स एंड बबल्स, व्हाई वाटर एंड बबल्स आर फॉर्म्ड। वाटर ड्रॉपलेट्स एंड बबल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। ये राउंड शेप के क्यों बनते हैं, स्फेरिकल शेप के। सो whenever liquid is left to itself, it tends to acquire the least possible surface area so that it has least surface energy and more stability. So they acquire shape of the sphere as it has least area, ठीक है। This I have already told you. Now next is distinction between drop, cavity and bubble. ये तीन तरीके की चीज़ें जो आपको सुनाई में आएंगी, कभी आप ड्रॉप बोलोगे, कभी आप बबल बोलोगे, कभी कैविटी बोलोगे। What is the difference? सबसे पहले ड्रॉप, इट इज़ अ स्पेरिकल स्ट्रक्चर फिल्ड विद वाटर, ठीक है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, ओके। ड्रॉप, वाटर ड्रॉप क्या होती है, पानी भरा हुआ है, बाहर पूरी एयर है और अंदर पूरा पानी है। मतलब जो इंटरफेस मतलब ऐसा जो सरफेस है जो मीडियम को अलग अलग कर रहा है, तो सिर्फ एक इंटरफेस है इसका, ठीक है। एग्जाम्पल योर वाटर ड्रॉपलेट, ओके। नेक्स्ट इज कैविटी। कैविटी क्या है, इट इज़ अ स्पेरिकल शेप फिल्ड विद एयर। कैविटी मतलब वहाँ से कुछ गायब हो गया है, वही कैविटी होती है ना। तो अगर बहुत सारा पानी भरा हुआ है और यहाँ पर कोई कैविटी बने, कैविटी मतलब अंदर क्या है, हवा है, पानी चला गया, तो दैट थिंग इज नोन एज कैविटी। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, बबल इनसाइड एक्वेरियम। अब बोल तो बबल ही रहे, ठीक है, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो अगर एक्वेरियम में ऐसे बबल्स आ रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कैविटी। अब बबल क्या होता है एक्चुअल में, इन अ बबल देयर आर टू इंटरफेस, वन इज एयर वाटर, अनदर इज वाटर एयर। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। हल्की सी ऐसे मान लो थिकनेस है, इस तरीके से, तो दो इंटरफेसेस है, एक ये वाला इंटरफेस होगा, एक ये वाला इंटरफेस होगा। तो कौन कौन सा इंटरफेस होता है, वन इज एयर वाटर, ठीक है, एंड अनदर इज वाटर एयर, ओके। ये अंदर देखोगे तो वाटर एयर है और बाहर देखोगे तो एयर वाटर, इस तरीके से, ठीक है। प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप एंड कैविटी। तो कभी भी हम ड्रॉप या कैविटी की बात करते हैं ना, तो जो प्रेशर है वो अंदर की तरफ ज़्यादा होता है, बाहर की तरफ कम होता है। सपोज कर लो एक एयरफिल्ड बलून है, तो वहाँ पे प्रेशर कहाँ लग रहा होगा, अंदर की वॉल्स पे लग रहा होता है प्रेशर, ठीक है, अंदर की वॉल्स पे। तो इसीलिए कभी भी हम ड्रॉप की बात करें, कैविटी की बात करें, बबल की बात करें, इनके जो प्रेशर होता है इट इज़ ग्रेटर इनसाइड एज कम्पेयर टू आउटसाइड, ओके, ठीक है। सो अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि कितना एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, मतलब आउटसाइड और इनसाइड का प्रेशर डिफरेंस कितना होगा। सो सपोज देयर इज अ स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस आर, हमने एक ले लिया रेडियस आर, ओके। कंसिडर देयर इज एन इंक्रीज इन द रेडियस बाय डेल्टा आर। अगर उस ड्रॉप को हम थोड़ा सा इंक्रीज करें तो उसका जो इंक्रीज हुआ है वो डेल्टा आर है, तो एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। फॉर्मूला क्या होता था सरफेस टेंशन का, सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया। तो हम निकालना चाहते हैं कि जब उसका सरफेस बढ़ा ना, पहले उसका रेडियस आर था, अब वो डेल्टा आर हो गया। मतलब हम बोल सकते हैं सरफेस बड़ा है तो सरफेस एनर्जी बड़ी होगी,
तो हम निकालना चाहते हैं एक्सेस सरफेस एनर्जी। तो वो कितना हो जाएगा, सरफेस टेंशन इंटू एरिया, एरिया इंक्रीमेंट, क्योंकि आप एक्स्ट्रा निकाल रहे हो। तो पहले उस सरफेस एरिया क्या रहा होगा, बाहर वाला इस 4πr प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr स्क्वायर होता है ना फॉर स्फीयर, माइनस 4πr स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करोगे सो दिस एक्सेस या एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी कम्स आउट टू बी 8πr डेल्टा आर इंटू एस, जहाँ पे r इज द रेडियस ऑफ द बबल और ड्रॉप एंड s इज द सरफेस टेंशन। ओके, एट इक्विलिब्रियम दिस एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी गेन इन द प्रेशर डिफरेंस। ये जो प्रेशर डिफरेंस आया है वो किसकी वजह से आया है, वो एक्स्ट्रा सरफेस गेन करने। तो देखो दिस वाज द एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी। अब एनर्जी गेन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, देखो एनर्जी गेन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस निकालना है। एनर्जी का मतलब है वर्क डन बेसिकली, एंड वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डेल्टा आर का। तो अगर मैं ये फोर्स निकाल दूँ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर तो आई बी डन, ठीक है। सो यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चली गई है तो थोड़ा अजीब लगेगा, एनीवे जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। तो अगर ये फोर्स निकाल दूँ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर तो आई बी डन, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो देखो वही काम किया है, प्रेशर एक्सेस प्रेशर लिया है, एरिया इज 4πr स्क्वायर और इनटू डिस्प्लेसमेंट किया तो आपको एनर्जी मिल गया, ठीक है। तो जहाँ पे Pi इज प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप एंड PO इज प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉप। ओके, जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो जो प्रेशर डिफरेंस आता है इट कम्स आउट टू बी 2s अपॉन r, वेयर s इज सरफेस टेंशन एंड r इज द रेडियस। ये क्लियर है बात, हमें यही कैलकुलेट करना था कि इनसाइड और आउटसाइड द ड्रॉप में प्रेशर डिफरेंस कितना है, इट कम्स आउट टू बी 2s/r। ओके, लेकिन अगर मैं बबल की बात करती हूँ तो बबल के पास दो इंटरफेस होते हैं। तो अगर एक सरफेस के बढ़ने से प्रेशर डिफरेंस 2s/r आया है तो दो के बढ़ने से 4s/r आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है फॉर्मूला की एक्सेस प्रेशर कितना होता है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर वुड बी अबाउट कैपिलरी एक्शन, तो उसमें प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे, ऑलराइट, ठीक है।